हेलो हेलो। अच्छा, कल पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन होती है, लीनियर सीक्वेंस होती है ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर चेन होगी अमाइनो एसिड की, उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देखा जाता है। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस में कोई चेंजिंग आ जाती है तो उसका मतलब है जो प्रोटीन होगी वो डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। मतलब एक प्रोटीन दूसरे से जो डिफरेंट बनती है वो उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से है, क्योंकि उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कल बता रहा था हम लोग। और जो फंक्शन है प्रोटीन का और जो उसकी शेप है वो डिटरमाइन होती है उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कल पढ़ा दिया था आपको मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये डिस्क्राइब करता है फोल्डिंग पैटर्न। अब देखो, पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन अमाइनो एसिड की होगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन है। अच्छा, तो पॉलीपेप्टाइड की चेन के अंदर क्या होती है, फोल्डिंग, फोल्डिंग पैटर्न। तो फोल्डिंग पैटर्न है जो पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसमें उसको हम फोल्ड करते हैं तो वो है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, जो फोल्डिंग पैटर्न है वो दो टाइप का, एक अल्फा हेलिक्स, ठीक है, दूसरा होता है बीटा पीछे शीट। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट मिल रही है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो चीज स्टेबलाइज कर रही है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH नियर बाय अमाइनो एसिड। बस जो नियर बाय अमाइनो एसिड होंगे ना, एक दूसरे के जो करीब अमाइनो एसिड होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्योंकि इनका जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर क्या होगा, एक जगह क्या होगा CO ग्रुप होगा, दूसरी जगह क्या होगा, तो उनके बीच में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो इसका मतलब है सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नियर बाय अमाइनो एसिड CO एंड NH। तो ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये तो हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर फोल्डिंग पैटर्न होता है, उसको फोल्ड किया जाता है। और फोल्डिंग किया जाता है दो पैटर्न से, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी रीडिंग भी करवा देता हूं आपको मैं, क्योंकि इसके अंदर है तो जो है। उसके बाद इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। इसके अंदर फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग एंड सुपर फोल्डिंग, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग होगी। अब पॉलीपेप्टाइड चेन, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब ये जो फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको सपोर्ट मिल रही है। एक होता है आयनिक ब्रिज, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का मतलब है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इसके अंदर होगा जो उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा।
दूसरा होगा डाइसल्फाइड ब्रिज, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। तीसरा वन टू वन फोर्स, इसको स्टेबलाइज कर देती है। चौथा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसको क्या कर देती है, स्टेबलाइज करेगी। तो ये समझें, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। चेन क्या होगी, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है जिसको पहले हमने फोल्ड किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसका सेकंड स्ट्रक्चर है, फिर सेकंड स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग हुई इसकी, तो उसका क्या बन गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। और टर्शियरी स्ट्रक्चर को जिसमें साल्ट ब्रिज भी है, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज, कोवैलेंट बॉन्ड, वन टू वन फोर्स जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। और जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन ये इसका क्या है, इसका होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और इंसुलिन का होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, इसके अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के यूनिट्स होते हैं। जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन, तीसरी चौथी पॉलीपेप्टाइड की चेन, जब ये आपस में कंबाइन होती है तो ये बनाती है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी रीडिंग है, तो आपको मैं यहां से पढ़ा लेता हूं, और ये विषय बायो के अंदर भी पढ़ा हुआ है आप लोग ने। तो पहले आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। ये सब बातें आपको मैंने बता दी थी पहले ही। ये लीनियर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन चेन। दिस सीक्वेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट शेप एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। अब इसके अंदर देखो, ये डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। अगर उन्हीं अमाइनो एसिड को आप क्या करेंगे, सीक्वेंस को चेंज करेंगे। देखो, जैसे ग्लाइसिन है, एलिनाइन है, ठीक है, ट्राइप्टोफेन है, फिनाइल एलिनाइन है, इनकी सीक्वेंस से सपोर्ट करते हैं। अगर उनको आपने क्या कर दिया, एक भी अमाइनो एसिड इधर उधर हो गया तो प्रोटीन क्या होगा, चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाएगी, उसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर को मैं पहले बता चुका हूं, ये फोल्डिंग पैटर्न होता है, फोल्ड करने का पैटर्न, मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। और फोल्डिंग पैटर्न 2 तरह का है, एक बीटा हेलिक्स शीट का है ये वाली, और दूसरा अल्फा हेलिक्स। अच्छा, इस कर्व शेप को स्टेबल कौन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नियर बाय मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड जो नियर बाय अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और जिसकी वजह से इसको क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एक स्टेबल बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। इट रिफर्स द फोल्डिंग पैटर्न इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन नियर बाय अमाइनो एसिड। इसका मतलब है नियर बाय अमाइनो एसिड के अंदर फोल्डिंग होगी। द सेकेंडरी कॉमन स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स शीट्स जो है, स्टेबलाइजेशन जो कि सेकेंडरी की है, जो उसको स्टेबल कर रहा है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH एंड CO, NH और CO के दरमियान। अब आते हैं इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं 3D स्ट्रक्चर। इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका प्रोटीन का, और जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग। इसका मतलब इसको ज्यादा हम क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग। और फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग वाला जो पैटर्न है, ये देखो, इसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन को। साल्ट ब्रिज मतलब आयनिक बॉन्ड, दूसरा डाइसल्फाइड ब्रिज, कोवैलेंट बॉन्ड, वन टू वन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड।
मायोग्लोबिन का जो है वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टर्शियरी होता है। अच्छा, इसके बाद है इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर देखो कलर, 4 डिफरेंट कलर है। 4 डिफरेंट का मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। 4 पॉलीपेप्टाइड की क्या है, चेन है। देखो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की, तीसरी, चौथी। 4 पॉलीपेप्टाइड के जो सब यूनिट्स हैं वो आपस में मिले हैं। उसके बाद इसका क्या बन गया, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की यूनिट्स होंगी जो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और वो बनाते हैं इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो 3D जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके अंदर क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। मगर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के यूनिट्स होंगे जो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इट इज लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोटीन यूनिट्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं, एक से ज्यादा प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 सब यूनिट्स हैं प्रोटीन के। तो ये इनका हो गया स्ट्रक्चर। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज। अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज में ये है कि प्रोटीन्स वाटर के अंदर सोल्यूबल है ड्यू टू डाइपोलर नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड। जो टर्मिनल अमाइनो एसिड होंगे, टर्मिनल का मतलब बीच में तो लिंक बनेगा, बीच में क्या हो जाएगा, अमाइन NH का लिंक, CONH का लिंक बनता जाएगा। जो टर्मिनल पे होंगे, कार्बोनिल ग्रुप हो या क्या हो, NH ग्रुप हो, वो क्या है, पोलर है और उसकी पोलरिटी की वजह से वो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। तो इसका मतलब है प्रोटीन जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ टर्मिनल अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक, प्रोटीन्स एम्फोटेरिक नेचर की। अब देखो उसके अंदर एक है कार्बोनिल ग्रुप जो एसिड ग्रुप है, जो क्या है, और NH2 ग्रुप क्या है, बेसिक है। तो इसका मतलब है एक एसिड ग्रुप, दूसरा क्या है, बेसिक ग्रुप। तो नतीजा एम्फोटेरिक बन जाएगा। तो इसका मतलब है प्रोटीन जो है वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सीरियल ग्रुप। एक सीरियल ग्रुप और दूसरा क्या है, एक एसिड ग्रुप और दूसरा क्या है, बेसिक ग्रुप है। प्रोटीन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रोटीन फ्लेक्सिबल है। अच्छा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर कायरल कार्बन होता है, असिमेट्रिक कार्बन है। देखो कार्बन जो है इसके अंदर कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन, इसको क्या कहेंगे, कायरल कार्बन है इसके अंदर अमाइनो एसिड के अंदर। या असिमेट्रिक कार्बन है। तो असिमेट्रिक कार्बन जिसके अंदर होता है उसके अंदर रोटेशन पढ़ा था हमने, जिसमें असिमेट्रिक कार्बन होता है उसके अंदर क्या होती है, रोटेशन होती है। तो इसके अंदर भी क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है जिसकी वजह से ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल है। तो प्रोटीन्स एग्जिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड चेंज रोटेशन। अमाइनो एसिड चेंज की क्या होती है, रोटेशन होती है। और रोटेशन क्यों हो रही है, कायरल कार्बन की वजह से या असिमेट्रिक कार्बन की वजह से। अच्छा प्रोटीन्स थर्मली स्टेबल है, मगर एलिवेटेड टेम्परेचर पे प्रोटीन डी नेचर हो जाती है। देखो प्रोटीन जो है एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाती है। अब एक प्रोटीन है एक के अंदर, जब हम एक को बॉयल करते हैं तो क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है, कोगुलेशन हो जाती है प्रोटीन। इसका मतलब है प्रोटीन हाई टेम्परेचर पर कोगुलेट हो जाती है। हाई टेम्परेचर प्रोटीन क्या हो जाती है, कोगुलेट। जैसे एक को आप हीट देते हैं तो एक बॉयल हो जाता है, सॉलिड में तब्दील हो जाता है, तो कोगुलेशन होगी, सेमी सॉलिड बन गया। मिल्क को जब ज्यादा गर्म करते हैं, इसके अंदर एशियन मिल्क प्रोटीन होती है, जब उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उससे मावा बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ब्लड जो होता है वो खून जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो इसका मतलब है प्रोटीन जो होती है वो हीट से क्या हो जाती है, वो हीट से उसमें कोगुलेशन होती है। या कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साल्ट का ऐड करेंगे तो उससे भी क्या हो जाती है, इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब प्रोटीन डी नेचर हो जाती है हाई टेम्परेचर से। या उसकी पीएच चेंज करने से भी वो क्या हो जाती है, डी नेचर हो जाती है। थर्मली मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की अहमियत क्या है। अब देखो, प्रोटीन में हम पहले शुरुआत में भी पढ़ रहे थे, जैसे इंजाइम है वो भी प्रोटीन है, जो कैटालाइज करते हैं जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। अगर वो वैसे लेबोरेटरी के अंदर हम रिएक्शन करवाते तो उसका मतलब ये लेबोरेटरी के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, या ज्यादा टाइम लगेगी। वो सेम केमिकल रिएक्शन जो है लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर हो जाते हैं फास्ट रेट, क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट कैटलिस्ट है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा कई गुना पावर बढ़ा देता है या ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा हार्मोन्स वो भी प्रोटीन है, जो मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। हेमोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये प्रोटीन की क्या है, इंपॉर्टेंस है। और प्रोटीन हमें एनर्जी भी सप्लाई करती है। वैसे बेसिकली प्रोटीन का काम एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट नहीं है। प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग और रीबिल्डिंग ऑफ द टिश्यूज में है, मतलब वो जो है कोई आपके टिश्यूज के मेंटेनेंस में, उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। मगर जब कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी ना मिले, फैट से एनर्जी ना मिले, क्योंकि जो बड़े जो सोर्सेज हैं एनर्जी की सप्लाई न्यूट्रिएंट, वो कार्बोहाइड्रेट है, जैसा क्या फैट है। 1 ग्राम फैट 4 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देगा, 1 ग्राम प्रोटीन का 4 कैलोरी देता है। इसका मतलब प्रोटीन हमें एनर्जी भी सप्लाई करती है, 1 ग्राम 4 कैलोरी देगा। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, बढ़ाती है। और जो फॉरेन बॉडीज हैं, वायरस या बैक्टीरिया, उनको हमले को क्या करती है, नाकाम भी बनाती है, उनके साथ लड़ाई भी करती है, मुहाफिज है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोटीन का क्या होगी, अहमियत हो गई। इनमें हेमोग्लोबिन और दूसरा हार्मोन्स और एंटीबॉडीज। अच्छा, तो ये हो गया प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन्स वैसे कलर्ड भी होती है, जो आपको मैंने कल पढ़ा था, क्रोमोप्रोटीन, उनके अंदर कलर पिगमेंट भी होता है जो उनको कलर देता है। जैसे हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो रेड होता है, किसकी जैसे, आयरन की वजह से, कुछ प्रोस्टेटिक ग्रुप की जैसे। तो इसका मतलब है जो स्किन की प्रोटीन है ये भी कलर प्रोटीन है। जो पंख होते हैं उनके भी देखो डिफरेंट कलर्स हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है जो उसको क्या करता है, कलर देता है। तो प्रोटीन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लिपिड्स पे। तो लिपिड्स होते हैं हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। देखो, लिपिड्स हेट्रोजीनियस कंपाउंड होंगे, उनके अंदर लिक्विड भी मिलेगा आपको, आयरन, सॉलिड भी मिलेगा, फैट, सेमी सॉलिड जो होता है वेक्स भी आपको मिलेंगी। इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये क्या होंगी, ये ग्रुप है कंपाउंड्स का जो वाटर के अंदर क्या होगा, इनसोल्युबल होगा, बट सोल्युबल इन बिलोस रिएजेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मगर ये बिलोस रिएजेंट के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या है, सोल्युबल है। तो ये ग्रुप of heterogeneous compounds insoluble in water but soluble in Gould's reagent. या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखिए, ब्लोड में इसको क्लासिफाई भी किया था, ब्लोड रिएजेंट के अंदर हिस्टोरिकल है मिक्सचर ऑफ
डाइथल ईथर एंड इथर अल्कोहल इन 2:1, 2:1 में इनका होता है ये जो मिक्सचर है। 2:1 का मतलब डाइथल ईथर के क्वांटिटी डबल होगी एज कम्पेयर टू इथर अल्कोहल। इसके अंदर ये लिक्विड जो थे वो सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। ये उनके लिए सॉल्वेंट है। और लिक्विड्स ने सॉरी जो बिलोस ने लिक्विड्स को क्लासिफाई किया था। अब देखो लिक्विड्स नेचुरली का फॉर्म है, नेचर में मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं। अब उनमें एक होता है जिसे बंद हो गई स्क्रीन बंद की गई है, ठीक बंद हो गई है ना। नेट इश्यू तो बंद की भी नहीं है, मेरे को बताया चल गया चेंज करे तुम लोग। यहाँ पे कंप्यूटर बंद हो गया अंदर के बैठे उधर और एक कमरे में हो रहा है। तो ये नेचुरल का फॉर्म है, उनमें आयल आ जाता है, फेट आ जाता है, वेक्स आ जाती है, स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। ये सब क्या है नेचुरल का फॉर्म। अब उनमें जो हमें आयल मिलता है वेजिटेबल आयल, जो वेजिटेबल आयल है वो भी हमें नेचुरली मिलता है, या मक्खन निजगी ये भी हमें नेचुरली हम हासिल करते हैं एनिमल से। तो इसका मतलब ये सबके जो लिपिड्स हैं वो सबके सबके हैं एक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप है इसका मतलब उसके अंदर कुछ आपको मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में, जिससे आयल आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, फेट मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, और कुछ आपको मिलेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड जैसे वेक्स है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म है। तो इसका टेस्ट ले लेंगे फिर आपसे आखिरी जब में, बस उसके बाद बच्चे स्टार्ट करेंगे। अब बाकी इसके लिपिड के बाद मिनरल्स रहते हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा पेज है मिनरल्स का, उसके बाद एंजाइम। बस इसके अंदर शिफ्ट नहीं पता कि दूसरे बुक से पढ़ा दूंगा फिर मैं एंजाइम, जो हमारी पुरानी किताब है उसमें से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो ठीक आपको तो पढ़ना ऐसे से है। सिर्फ एक टॉपिक में बात कर रहा था, एक टॉपिक है वो आपको वहां से पढ़ लो, क्योंकि एंजाइम इसके अंदर डिटेल में नहीं है। तो 27 तारीख को करते हैं, तो टाइम दिया ठीक। सर बोल रहे हैं 27 तारीख को रख ले, तब देखते हैं।
अच्छा चल गई इसकी लग। अच्छा तो पेट के बारे में दोबारा आपको बता देता हूँ, हो सकता है ये जो है वो एक कंप्यूटर नहीं चल रहा था। तो जो लिपिड्स हैं ये नेचुरली अपनी कंपाउंड्स हैं, नेचुरली अपनी हेटेरोजेनियस कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको फिजिकल स्टेट की डिफरेंस मिलेगी। वाटर के अंदर आप इंस्टेबल भी रहेंगे, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, बट सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, स्पेशली इन Pillows region, which is mixture of dyed ether and ether alcohol saturation. Pillows classified lipid. Pillows ने लिपिड की क्लासिफिकेशन की थी 3 टाइप्स के अंदर। लिपिड की क्लासिफिकेशन में एक आता है सिंपल लिपिड, दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है स्टीराइड। 3 टाइप हो गए थे, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और स्टीराइड। तो पहले आते हैं सिंपल लिपिड की। सिंपल लिपिड में एक आता है ऑयल और फेट, दूसरा होता है वेक्स, देखो सिंपल लिपिड की 2 टाइप हैं, एक ऑयल फेट और दूसरा क्या है वेक्स। तो पहले पढ़ते हैं ऑयल और फेट को। ये ट्राई ईस्टर्स है या ट्राई ग्लाइसराइड। देखो ट्राई ईस्टर या ट्राई ग्लाइसराइड, आप कार्बोनिक एसिड, ग्लाइसरॉल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखो ये ट्राई ईस्टर है, जिसके अंदर ईस्टर के 3 लिंकेजेस होंगे, इनको ट्राई ग्लाइसराइड भी हम कहते हैं। और ये बनेंगे किससे, ग्लाइसरोल से, और दूसरा फैटी एसिड से। अब देखो ग्लाइसरोल है ये, ग्लाइसरोल 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइकोल, और दूसरा क्या होगा फैटी एसिड होगा, लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड, इनको कहते हैं फैटी एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड जिसमें 12 से 24 तक कार्बन हो सकते हैं, 12 से लेकर 24 तक कार्बन इसके अंदर होंगे। किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर। और 3 मॉलिक्यूल किसके हो गए, फैटी एसिड के हो गए, तो इसके कहते हैं फैटी एसिड। जब ये आपस में मिलेंगे तो वाटर रिमूव होगा, इनमें से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और बीच में लिंकेज बनेगा ईस्टर। वाटर रिमूव होगा और लिंकेज कौन सा बनेगा, ईस्टर लिंकेज बनेगा, CH2O C++OR, यहाँ पे देखो ईस्टर लिंकेज बना। वैसे भी आपको पढ़ा था कि जब कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो लिंकेज जो बनता है वो ईस्टर होता है। तो इसके अंदर देखो ईस्टर लिंकेज जो बना है, और ये 3 ईस्टर लिंकेज बनेंगे। और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको कहेंगे ट्राई ईस्टर।
ये क्या है? ट्राइक्लोराइड या ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड या आयरन फेट। आयल और फेट में क्या फर्क है? दोनों ट्राइग्लिसराइड है, मगर आयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। आयल के अंदर क्या होता है? आयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मिलेगा। जो आयल है रूम टेम्परेचर पे किस मिलेगा? इज ट्राइस्टर of glycerol and unsaturated fatty acid. उसके अंदर क्या होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब जो में डबल बॉन्ड होंगे। जिनमें डबल बॉन्ड क्या होगा? एक होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। किसके अंदर? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। अनसैचुरेटेड, अच्छा कौन से? ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड, लिनोइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, ये क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो किसमें बनेंगे? आयरन में। और आयरन होता है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो ये फेट जो है वो सारे में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। इट ट्राइस्टर of glycerol and saturated fatty acid such as palmitic acid, जिसका फॉर्मूला है C15H31 COOH। पाल्मिटिक एसिड टोटल कितने कार्बन हो गए? 16 कार्बन हो गए। उसको कहेंगे हेक्साइक्लोइक एसिड। हेक्साइक्लोइक एसिड एंड स्टीरिक एसिड आफ्टर डीकेनोइक एसिड। जिसका फॉर्मूला C17H35 COOH। तो फेट के अंदर आपको मिलेगी सैचुरेटेड फैटी एसिड और आयल के अंदर मिलेगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको आयल मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, फेट मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, दोनों वाटर के अंदर क्या है? इनसोल्यूबल। आयल और फेट दोनों वैसे लिक्विड जनरल वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। तो ये हो गया आयल और फेट। अब आते हैं वेक्स। वेक्स भी जो है
नेचुरल ईस्टर of long chain alcohol and long chain carbonic acid. long chain alcohol होगा, long chain carbonic acid होगा. अल्कोहल की मिलेंगी लॉन्गेस्ट चेन होगी और कार्बोनिक एसिड की लॉन्गेस्ट चेन होगी. अच्छा, एग्जाम्पल बीज रेक्स, जो बीज रेक्स है, शहद की जो मक्खी है, जो स्वच्छता बनाती है, उसके अंदर क्या होता है, रेक्स होता है, जिसके अंदर हनी को क्या करती है, कलेक्ट करती है. तो इसके अंदर होगा C15H31 COH, ये कार्बोनिक एसिड होगा. कौन सा है, पॉलिमेटिक एसिड. और दूसरा अल्कोहल होगा C16H33OH, हेक्साडीकेनोल. अब ये आपस में मिलेंगे तो ईस्टर कलेक्ट एक बनेगा, तीन ही बनेंगे, इसका एक लिंक होगा इसका, और बनेगा C15H31 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C16H33 और प्लस वाटर. किसका पता है, बीज रेक्स का पता है. ये बीज रेक्स का खाता हो गया. तो इसके अंदर फॉर्मेटिक एसिड होता है, दूसरा हेक्साडीकेनोल होता है. ये क्या बनाता है, बीज रेक्स बनाता है, बीज रेक्स. अच्छा, तो रेक्स प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है प्लांट के अंदर, जो उनको प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट से या इंसेक्ट से या बैक्टीरिया में जो मुरे होते हैं उनसे भी इनको क्या करता है, बचा देता है.